भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। पश्चिम बंगाल में कल 5 परिवर्तन यात्राओं की बात है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालना चाहती है, लेकिन अभी तक उसको इजाजत नहीं मिली है। जहां तक पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि जो प्रशासन है वो इजाजत देगा और आपको हर जिले से अगर निकालनी है तो आपको वहां से उसकी परमिशन की जरूरत है। हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन तमाम सारे जो मेहमान हैं हमारे साथ वो आज जुड़ेंगे इसी मुद्दे पर, पश्चिम बंगाल की राजनीति पर और आगामी जो होने वाले चुनाव हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन हमारी सहयोगी आशिका हमारे साथ जुड़ रही हैं कोलकाता से। हम उनसे पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आशिका, जहां तक परिवर्तन यात्रा का सवाल है, क्या इजाजत मिल गई है या अभी लगता है कि कल से जो उनकी प्रस्तावित यात्रा है उसमें अभी पेंच है? आशिका, देखिए फिलहाल जो है जो जनसभा है उसको तो परमिशन पुलिस ने दे दी है, लेकिन रथ यात्रा का रूट जो है उस पर अब भी चर्चा हो रही है और रिटन में कोई भी परमिशन अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं मिली है। हालांकि जो कानूनी जानकार हैं उनका ये कहना है कि पुलिस को सिर्फ जानकारी देना ही ऐसी रैलीज के लिए काफी रहता है, परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती है। जो रूट वगैरह है उस पर डिस्कशन हो सकता है। हालांकि पुलिस इसको लेकर के पहले ही कह रही है कि मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, क्योंकि एक पीआईएल भी इसको लेकर के दाखिल हुई है, जिस पर जज ने कल जब सुनवाई के लिए मामला मेंशन किया गया था तो ये कहा कि कोई अर्जेंसी नहीं है, इस वजह से 9 तारीख को जो है इस पर सुनवाई करेंगे। तो कल की जो यात्रा है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेता अनड़ हैं कि ये यात्रा जरूर निकलेगी। बहरहाल इसके बाद 11 को जो गृह मंत्री अमित शाह जो यात्रा कूच बिहार से शुरू करेंगे उस पर कहीं ना कहीं पेंच अभी भी फंसा है और ये भी कहा जा सकता है कि जो कल की यात्रा है जेपी नड्डा की, उस पर भी पेंच अब तक फंसा हुआ है। शुक्रिया आशिका पूरी जानकारी के लिए। हम आपके पास एक बार फिर रुक करेंगे जब इस पे कुछ डेवलपमेंट होंगे। लेकिन जो हमारे मेहमान आज मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दें। रिजू दत्ता टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बार से फिर से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजू। राजू बिस्ता साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पार्थो मुखर्जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रोफेसर अविनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। फवाद अलीम सीपीएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ होंगे और नाजिया इलाही एडवोकेट कोलकाता से हमारा यहाँ पे आज डिबेट में शिरकत करेंगी। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है, अभी तक पेंच उस पर फंसा हुआ है और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को ममता सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की, जिसके लिए दिलीप घोष की अगुवाई में पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन के इरादे से कल यानी 6 फरवरी से परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद बीजेपी 6 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ एक बार जुड़ चुके हैं, हमसे सीधे बात है। रिजू दत्ता से अगर मुझे अभी स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन बीजेपी राजू बिस्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ रुख करना चाहूँगा। जनाब, जिस तरह से यात्रा को लेकर है अभी हुआ दिख रहा है और पेंच भी फंसा हुआ लग रहा है, लेकिन लगता है कि जहाँ तक प्रशासन का कहना है कि आप सरकार का कहना है पश्चिम बंगाल की, आप प्रशासन से इजाज़त लीजिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। हालांकि आपका एक डेलीगेशन आज इलेक्शन कमीशन से भी मिला था। जी राजू बिस्ता साहब। जी नमस्कार। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी तरह से। देखिए, असली बात यह है कि ममता दीदी और पूरे टीएमसी के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पिछले जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जनाधार बीजेपी का बढ़ रहा है, ममता दीदी चाहती है कि कहीं न कहीं हमारे नेतृत्व जनताओं से कटे रहे, लेकिन वो सफल नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में आज पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। जो सरकार मां, माटी और मानुष के नारे से बनी थी, पिछले 10 साल में हमने देखा, जब हम मां की बात करते हैं, हमारी माताएं बहनें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। पूरे देश में तीसरे नंबर पे जहां सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर में अत्याचार होता है वो है पश्चिम बंगाल। 2018 नेशनल क्राइम रिपोर्ट के अंतर्गत
65,000 महिलाएं पश्चिम बंगाल में लापता हुई, उनका आज तक कोई नहीं पता। पूरे देश भर में जहां कन्विक्शन रेट 23% से ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में 5% से कम है। जब मैं बात करता हूं माटी की, तो 150 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता और भी ओपोजिशन के कार्यकर्ता मारे गए, उनके मिट्टी से, उनके खून से लथपथ है। और जब मैं मानुष की बात करता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज पश्चिम बंगाल की जनता परेशान है टीएमसी के गुंडों से और वहां के पुलिस के अत्याचार से। ये आप देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जनता के ऊपर में जिस तरह से पिछले 10 साल में जो अन्याय अत्याचार ममता दीदी ने किया है, पश्चिम बंगाल की जनता उसको कभी नहीं भूल सकती। और चाहे परमिशन मिले चाहे ना मिले, ये यात्रा होती रहेगी और हम सारे असेंबली में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे और समाज के हर वर्ग से मिलकर के अपनी बात रखने के लिए पूरी प्रयास करेंगे। और ममता दीदी और उनका प्रशासन देखता रहेगा। प्रशासन देखता रहेगा। सवाल यह है कि आपने गुंडे शब्द का भी इस्तेमाल किया, आपने कहा कि डरी हुई है ममता, लेकिन ये बार बार बात कहा जा रहा है कि परिवर्तन को लेकर आपने बात कही है। तो रिजू दत्ता हमारे साथ मौजूद है। रिजू दत्ता, आपने भी यही बात कही थी जब आपने लेफ्ट को चैलेंज किया था पश्चिम बंगाल में कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आज बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही है, तो कुछ घबराहट, और घबराहट में ये कि परिवर्तन यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कि पश्चिम बंगाल में वो निकालना चाहती है यात्रा 5 जगह से, तो परमिशन ना देना या उसको लेकर कहीं ना कहीं ढीला ढवाली या पेच फंसाना, ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है। रिजू दत्ता। नमस्कार प्रतीक जी। प्रतीक जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रथ यात्रा से हमें कोई तो दिक्कत है नहीं। उन्होंने, बीजेपी ने चिट्ठी दिया था चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी ने कहा, मैं याद दिला दूं बीजेपी को, उन लोगों को थोड़ा पता नहीं होता है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। तो उन्होंने कह दिया कि आप जहां जहां जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका रथ यात्रा जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट से आप परमिशन ले लीजिए, और उस डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर को जांच के उनको वैसे उस हिसाब से परमिशन देगी। पर यहाँ पर ये भी एक चीज है प्रतीक जी, जो हमें याद रहना चाहिए कि 1990 में आडवाणी जी ने भी राम रथ यात्रा किया था, और उसके बाद क्या हुआ था देश में, कितनी मासूमियों की बलि चढ़ गई थी। तो देखिए ये आप क्या इशारा नहीं, रिजू दत्ता आप इशारा क्या कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं कि रथ यात्रा निकलेगी तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, ये कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं कि रक्त रंजित होगा? मैं थोड़ा कह लूं प्रतीक जी। ऑफकोर्स तो बात यह है कि हम ये चाहते हैं, अगर उनको जनसंपर्क करना है बेशक कीजिए, उनको शांतिपूर्वक रथ यात्रा करना है बेशक करें, पर अगर रथ यात्रा के नाम पे लोगों को भड़काया जाए या दंगे हो, फसाद हो या बंगाल चले, तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर देखेगी ना। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तृणमूल सरकार का तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है। और अगर आप तोल मोल के देखें तो टीएमसी का मुद्दा क्या है, हमने क्या किया, हमने दुआरे सरकार दीदी का बोलो किया। आप कहते हैं एक तरफ स्टेट का मुद्दा है, स्टेट का विषय है, और सरकार ही तो है, सरकार ही तो देखेगी, और कौन देखेगा? आप तो अपनी बात तो जहां नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, हम लोग तो बोल रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से उनका रथ निकलने का इन लोगों ने परिकल्पना किया है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, वो उनको जांच लेगी। वो जांच के अगर उनको लगेगा कि इसके वजह से कोई दंगा फसाद नहीं हो, उनको परमिशन मिल जाएगा। शांतिपूर्वक रैली में तो सबका संवैधानिक अधिकार है। राजू बिस्ताना प्लीज रोक लगाया। राजू बिस्ताना प्लीज रेस्पॉन्ड। देखिए, मैं आपको बड़ा आश्चर्य होता है जब आप आज ये मंच पे इस चैनल के थ्रू ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है। मैं आपको बता दूं, टीएमसी के नेता भारत के संविधान को नहीं मानते। वहां की पुलिस पश्चिम बंगाल की पुलिस ना होकर के ये टीएमसी की पुलिस बनी हुई है, और जहां भी ममता दीदी या टीएमसी के कार्यक्रम होते हैं, वहां जो है पुलिस इनविटेशन कार्ड बांटने के लिए घर घर तक जाता है, और जब हम परमिशन लेने की बात करते हैं, ये हर परमिशन को ये नकार देते हैं। अगर देते भी हैं तो ठीक 12 घंटे देंगे, पहले देंगे, जिससे हमारी तैयारी पूरी ना हो। ये इनका ये षड्यंत्र है, और इस बार ये सफल नहीं होंगे। हमारी परिवर्तन यात्रा होती रहेगी, और पूरी पश्चिम बंगाल की जनता हमारे साथ जुड़ रही है, इसलिए टीएमसी और इनके नेता आज भयभीत हैं। भयभीत है। रिजू
रिजू। तो राजू जी, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपको इस चैनल पे देख के, क्योंकि 2019 के बाद तो बंगाल में किसी ने आपको देखा नहीं है। और दूसरी बात रहा लॉ एंड ऑर्डर की बात, जिसके ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, तो एक चीज मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि आप लोग जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का ज्ञान बांट रहे हैं ना, 26 जनवरी को जब हमारा राजधानी जल रहा था, हमने लॉ एंड ऑर्डर देख लिया। तो लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का हमारे स्टेट मशीनरी के ऊपर छोड़ दीजिए, हम शांति बनाए रखेंगे। आप लोग शांतिपूर्वक रथ यात्रा करना चाहते हैं तो बेशक परमिशन लेके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, रिजू दत्ता कह रहे हैं कि नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं नाजिया आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, नाजिया आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं नाजिया। और मैं उनको जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ। नहीं, आप जवाब दे दीजिए, जवाब दे, नाराज मत होइए, जवाब दे दीजिए नाजिया, जवाब दे दीजिए, नाराज मत होइए। वो नेशनल टेलीविजन पर टीएमसी के बिरजू दत्ता जी तो वो तो कुछ भी बके जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो तो अरे ऐसे चीजों पर चीजें संवैधानिक हक कहते हैं। अरे आप मुझे मत सिखाइए, टीएमसी वाले मुझे ना सिखाइए, टीएमसी वाले से कानूनी दांवपेच मुझे टीएमसी वालों से नहीं सीखना है, जिनकी चीफ मिनिस्टर खुद हाई कोर्ट को नहीं मानती है, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानती है, हाई कोर्ट उनको रोज लथाड़ता रहता है, हाई कोर्ट उनको रोज सुनाता रहता है। आप मुझे क्या सुनाइएगा? रथ यात्रा होगा और ऐसे परमिशन के लिए लेटर में सिर्फ लिखा जाता है दिस इज नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा रहता है। और आप लोग, आपकी सरकार और आपका पपेट पुलिस बाउंड है हम लोगों को परमिशन देने के लिए। आप क्या लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों को सिखाइएगा? हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर सीखने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग इज आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने दीजिए बिरजू जी, बोलने दीजिए। आप जब बोलते हैं तो सुनते हैं ना बैठकर, आप जब बोलते हैं तो सुनते हैं ना। प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। एक अच्छे लिसनर बनिए, अच्छा होगा तब नेता बनिएगा। नहीं, मुझे एक चीज पर नाजिया, मुझे एक चीज पर एतराज है। नाजिया मुझे एक चीज पर एतराज है, आप पुलिस को पपेट क्यों कहती हैं? क्योंकि ये एतराज है। प्रतीक जी, आप नहीं जान रहे हैं कि यहाँ पर लोग क्या फील करते हैं। पुलिस सिर्फ टीएमसी वालों का बात सुनती है, आम जनता की बात नहीं सुनती है। आप आम जनता बन करके आप एक बार पुलिस स्टेशन जाइए, आप हैरस हो जाइएगा, आप ह्यूमिलिएट हो जाइएगा, आपको पागलपन आ जाएगा कि ये पुलिस है या ये किसी पार्टी वर्कर है। आप ऐसा फील कीजिएगा। जिसका मोबाइल चोरी होता है वो खुद चोर फील होने लगता है, जिसकी बच्ची का रेप होता है वो खुद को रेपिस्ट समझने लगता है। ये हाल है बंगाल के पुलिस का। बंगाल के पुलिस एज अ टीएमसी पपेट ही काम कर रही है। वो आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानती है, रिजू दत्ता कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं फॉलो करती है। उनका रिजू दत्ता तो मैं बोल लूं थोड़ा। जी बिल्कुल रिजू दत्ता, नाजिया यू हैव टू लिसन, नाजिया नाउ यू हैव टू लिसन। या आप ना कहें यात्रा होगा और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप ये कह रहे हैं कि आपको बंगाल 1 साल के बाद देख रहा है, उनको 1000 काम है। हम लोग कल्याण बैनर्जी नहीं है, हम लोग बिद्री सभी नहीं है। हमारे नेता काम करते हैं, हमारे नेता काम करते हैं, हमारे नेता को काम करना होता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को काम करना होता है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह सिर्फ हम लोग अय्याशी में नहीं लगे रहते हैं। आराम से नाजिया सवाल लैंग्वेज पे कंट्रोल, नाजिया लैंग्वेज पे कंट्रोल, लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नहीं नाजिया, मैं ध्यान दे रहा हूँ, मैंने रिजू को भी बोला है। वो तो पता नहीं कौन सा नहीं देखिए नहीं अय्याशी शब्द आपने बोला, मैंने टोक दिया आपको। आपके चीफ मिनिस्टर रोज हाई कोर्ट नाजिया ऑडियो डाउन, नाजिया का ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन ना रिजू ना राजू मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं राजू मिश्रा में आपके पास दो छोटी चीजें कहना चाहता हूं। पहले तो मैं प्रतीक जी आपसे विनती करूंगा कि आप बीजेपी पे इतने सवाल ना खड़े करें। ये लोग तो अभी जर्नलिस्ट को भी तिहाड़ भेजने लग गए हैं। तो ये मैं आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आएंगे सीधे और सीधा मुद्दे पे मैं बोल रहा हूं कि देखिए, रथ यात्रा या किसी पॉलिटिकल कैंपेन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो हर पार्टी का संवैधानिक अधिकार है। बट ये तो आपको भी मानना पड़ेगा कि एक स्टेट का अधिकार ये भी है कि वो देखे कि स्टेट में शांति बना रहे। और अधिकार ये भी है कि समान अधिकार होना चाहिए।
अधिकार ये भी है कि समान अधिकार होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। राजू बिस्ता कुछ बोलना चाहते हैं? राजू बिस्ता प्लीज प्लीज, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, उसके बाद में अदर पैनलिस्ट के बाद जाता। राजू बिस्ता। हमारे मित्र ने 26 जनवरी की बात की, मैं उनको बता देना चाहता हूं 26 जनवरी में दिल्ली की पुलिस ने गोली नहीं चलाई। दूसरी बात, आप रुकिए, 2017 में जब गोरखालैंड का आंदोलन दार्जिलिंग में चल रहा था, वो आपकी पुलिस थी जिन्होंने 13 गोरखाओं को बीच सड़क में दिन दहाड़े मार दिया था। ये फर्क है, आपको याद होना चाहिए। राइट। मैं आया पार्थो मुखर्जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं आ रहा हूं, अभिषेक जी आ रहा हूं, क्योंकि जवाब दे दिया राजू बिस्ता ने, जिस बात का रिजू ने उल्लेख किया था उसका जवाब दिया राजू बिस्ता ने। अब मैं पार्थो मुखर्जी, रैली, उसके बाद तमाम सारी बातचीत पैनल पे देखी, रथ यात्रा, चुनाव होना, इलेक्शन फेयर हो, इसके लेके आज एक बीजेपी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन भी गया। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए, पश्चिम बंगाल भारत में एक अनोखा राज्य है। इसमें क्या होता ना, मैंने जो डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन स्पेस हम जिसको बोलते हैं, आप अगर एक मीटिंग करने चाहेंगे, अगर कोई आप जुलूस निकालना चाहेंगे, तो आपको कोर्ट में जाके उधर से आपको ऑर्डर लेके आना पड़ता है। ज्यादातर अगर आप 10 अगर आप एप्लीकेशन देंगे पुलिस के पास, तो 2 छोटे मोटे 2 इक्के दुक्के को आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा अगर कोई आपका कोई प्रोग्राम होगा, तो आपको बहुत सारी चीज आपको सामने वो लोग लाते हैं और आपको बहुत देर कर देते हैं। और सोचिए कि आज आपका प्रोग्राम है, 3 घंटा पहले आपको वो मिलेगा, तो आप मतलब अपना जो तैयारी है वो हम लोग कर नहीं सकते। तो इसीलिए हाई कोर्ट में आप सीपीएम को भी पूछिए, सीपीएम का भी है, इधर हलीम साहब है, बीजेपी को भी हो, हम लोग को भी हुआ है। हाई कोर्ट में जाके हम लोग को ऑर्डर लाना पड़ता है। शायद हिंदुस्तान में कोई नहीं ऐसा स्टेट है जहां पर ऐसा चीज होता है। और इधर जो प्रॉब्लम है, देखिए, मैंने तृणमूल का जो एक प्रॉब्लम है कि ये जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, ये इन लोग का एक नौकरी बन गया। मतलब ये नौकरी करते करते, जैसे नौकरी में आदमी जैसा पैसा कमाता है ना, ये जो अम्फान से, जो चाल से, रेशन से, ये जो सिंडिकेट से, काट मनी से, ये पैसा ये लोग को मिलता है। ये लोग को एक नौकरी जैसा हो गया। इन लोग को अभी जहन में आ रहा है कि आने वाले जो टाइम है, इसमें हम लोग 2021 के चुनाव हार भी सकते हैं। तो क्या होगा, हमारा नौकरी चला जाएगा, हमारा इनकम चला जाएगा। तो इसीलिए ये लोग भी इतना उतावला है। रिजू दत्ता, देन पार्थो, रिजू दत्ता, देन हलीम साहब। रिजू दत्ता, ना प्लीज रिस्पॉन्ड, देन हलीम साहब। यस, मैं पार्थो जी से सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं कि पहले बीजेपी को बोलना चाहता हूं, इनके तो गृह मंत्री आए थे, नड्डा जी आए थे, किसी पे तो किसी रैली, किसी फंक्शन में कभी परमिशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ। रथ यात्रा को लेकर ये लोग मुद्दा बना रहे, ठीक है, बनाइए, चलिए, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। और कांग्रेस के प्रवक्ता को, मैं पार्थोदा को एक चीज बोलना चाहता हूँ। पार्थोदा, लास्ट आपके पार्टी ने बंगाल में रैली किया कब था? आपके तो अध्यक्ष बंगाल इलेक्शन में आ ही नहीं रहे हैं। तो पहले तो रैली का मुद्दा बनाइए, उसके बाद। लेकिन रिजू वो ये बात कह रहे हैं कि आप चुनाव हार रहे हैं, आप चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप डर रहे हैं। लेकिन वो ये बात कह रहे हैं, आप वो क्यों कह रहे हैं, कहां से कह रहे हैं, किस एंगल से कह रहे हैं? पार्थो लेकिन कह रहे हैं। जवाब दे देता हूं, 5 सेकंड। ये जो बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस और जो नाजिया जी है, इन सबको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, जो ममता बनर्जी को डायरेक्टली अटैक करते हैं, आप लोग अटैक करते रहिए, क्योंकि आपके जैसे ऐसे हजारों मशहूर हो गए हैं ममता बनर्जी को बदनाम करते हैं। तो ममता बनर्जी का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, तो ममता बनर्जी का सही है था, आपने पार्थो ने नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा आपसे कि आप चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं डरे। हलीम साहब। हाँ, तो हम तो बोल रहे हैं कि टीएमसी हार रहा है, हम तो टीएमसी हार रही है, मैंने कहा टीएमसी हार रहा है, इसलिए आप परेशान हैं, इसलिए उन्होंने बात की। आपके पास नहीं, कोई बात नहीं। हलीम साहब। जी देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की मिली भगत है। अब राजू बिस्टा साहब जो राज्य से आते हैं मणिपुर, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तृणमूल कांग्रेस की जीती हुई एमएलए के ऊपर निर्भरशील है। तो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की मिलीजुली सरकार चल रही है, और बंगाल में वो लोग इस तरीके के छवि सामने लाना चाहती है जैसे वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। नीतिगत अवस्थान दोनों दलों का एक है। मोदी साहब ने जो किसानों के संक्षेप में जो कानून बनाए हैं, 3 कानून बनाए हैं, वो ममता बनर्जी यहाँ 2014 साल में पारित की है।
संगठन के आप रूप में देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी के पिछले लोकसभा चुनाव में 18 में से 14 तृणमूल कांग्रेस के लोग थे। जैसे आयाराम लोग को भारतीय जनता पार्टी कबूल कर रही है तृणमूल से, इससे तो बात स्पष्ट है कि इनकी ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जो मूल विषय है ये 2021 के चुनाव में कि नौकरी का सवाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की क्या अवस्थान है, इसको वो लोग बोलना नहीं चाहते। केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब ने पोर्ट, रेल, बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो नौकरी मिलने की बात थी हमारे नौजवानों को, हमारे युवा युवतियों को, मोदी साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका 6 साल का जो काम है उसका ब्यौरा बंगाल के आवाम के सामने हाजिर नहीं करना चाह रही है, और ममता बनर्जी पिछले 10 साल का जो काम है उसका ब्यौरा नहीं देना चाहती। आपने तो 34 सालों और ये जो साजिश है, ये साजिश में वो लोग एक जगह खड़े हैं कि वो लोग अपना जो चिट्ठा है वो चिट्ठा को नहीं खोलना चाहती। तो ये बात स्पष्ट है कि 2021 के चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से हाजिर होना चाह रहे हैं लड़ाई के मैदान में, जहां सकारात्मक मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं हो और इन मुद्दों को किस तरीके से घुमाया जाए उसे घुमा फिरा करके ऐसे एक संघर्ष का वातावरण तैयार करे जिससे बुनियादी रूप से बंगाल के आवाम का कोई भी लगाव नहीं है, उसमें जुड़ा हुआ नहीं। राजू मिश्रा साहब मैं आ रहा हूं। पूछ लीजिए शिक्षा का क्षेत्र में नरेंद्र मोदी साहब या भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। आज पश्चिम बंगाल के स्कूल कॉलेजों में शिक्षक और शिक्षिकाओं का नियोग नहीं हुआ पिछले 10 साल में। भारतीय जनता पार्टी की क्या अवस्था है? तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 10 साल तक क्यों नियोग करने का काम पूरा नहीं कर सकी? क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं आलिम साहब, बट मेरा सिर्फ 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल ये तो है कि आज जो आप तृणमूल और बीजेपी पे उंगली उठा रहे हैं, आपके सारे बाम कैडर्स तो अभी राम बन गए हैं, ये पहला बात है। और दूसरा बात, आप 34 साल जब बंगाल में थे, आप सिर्फ सीधा जवाब दे दीजिए। आप और बिस्ता साहब ये सीधा जवाब दे दीजिए कि मणिपुर सरकार आप लोग की मिलीजुली सरकार क्यों चल रही है? साइन बोर्ड बन गई है, पहले उस साइन बोर्ड से पहले रोड पे तो आ जाए। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि आप और बिस्ता साहब आज पश्चिम बंगाल के आवाम के सामने ये खुलासा कर दे, हिंदुस्तान के आवाम के सामने खुलासा कर दे कि मणिपुर में आपकी मिलीजुली सरकार क्यों चल रही है। मैं बाकी सवाल का जवाब दूंगा, पहले आप ये सवाल का जवाब आम आवाम के सामने रख दे कि मणिपुर में आपकी मिलीजुली सरकार क्यों चल रही है। सर अभी बंगाल में इलेक्शन है ना, हम बंगाल इलेक्शन के बारे में थोड़ा बात कर ले और सीपीएम के बारे में थोड़ा बात कर ले। मणिपुर, दिल्ली, केरला घूमते रहेंगे बाद में। सर आप पहले बताइए ना कि आपके कैडर बेस जो था, जो बड़ी अच्छी बात है, वो अभी विराम हो गया है। आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने कबूल की और बिस्ता साहब ने कबूल की है कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी बंगाल में जिस तरीके से रूठे आप नाजिया सत्ता में आने की बात है उनकी। राइट हलीम साहब ठीक है, प्रतीक जी मैं आ रहा हूँ। हलीम साहब नाउ प्लीज लिसन। इसके मिली अभी जो बिरजू जी बोल रहे हैं, बिरजू दादा जो बोल रहे हैं प्रतीक जी के सब राम के भक्त हो गए हैं, तो मोइनुद्दीन शम्स और कलीमुद्दीन शम्स कौन सी पार्टी का था जो टीएमसी में चला गया? मोइनुद्दीन शम्स और कलीमुद्दीन शम्स को ममता दीदी ने एक भाई को एमएलए बना दिया, एक को काउंसलर बना दिया, और वो तो थे फॉरवर्ड ब्लॉक से, लेफ्ट फ्रंट से थे। सारे के सारे लाल झंडा वाले चले गए तृणमूल का झंडा पकड़ने के लिए, और ये नया कहानी सुना रहे हैं बिरजू दत्ता नया कहानी सुना रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे कि सब राम के भक्त हो गए। सारे लाल झंडा वाले, सारे शेर झंडा वाले, मैं बोल रहा था 17% से इलेक्टोरल परसेंटेज 7% सब टीएमसी भक्त हुआ। अरे दादा आप मुझे परसेंटेज मत सिखाइए, आप मुझे परसेंटेज मत सिखाइए। मोइनुद्दीन शम्स, कलीमुद्दीन शम्स जो बड़ा फेस था, लेफ्ट फ्रंट का जो बड़ा फेस था, वो टीएमसी में बैठा के नहीं बैठा, टीएमसी में बैठा के नहीं बैठा। आज प्रोपेगेंडा उड़ा रही है कि जो टीएमसी से बीजेपी में जा रहा है उसको पैसा मिल रहा है। तो प्रोफेसर अभिजीत अवस्थी जी, नाजिया प्लीज लिसन, ना प्लीज लिसन, पैसा लिया था ना प्लीज लिसन। आप लोगों ने कितना
आप जी अपना बताइए ना, नाजिया, आप अपने बारे में कुछ बोलते नहीं है, काम तो करना है नहीं, खाली जी प्रोफेसर नाजिया ना प्लीज लिसन, नाजिया जी, प्रोफेसर अविनिजेश अवस्थी, प्रोफेसर अविनिजेश अवस्थी, बंगाल से बात शुरू हुई और उन्होंने सीधे तृणमूल कांग्रेस के नेता ने यह भी बात कहा, प्रवक्ता ने कहा कि लाल किले की बात उन्होंने कही, बोले साहब वहां की तो पुलिस को आप देख नहीं पाए, आप यहाँ की पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन तमाम सारे बीच में यह भी बात है कि फेयर इलेक्शन हो और परिवर्तन रैली को जो है इजाजत मिले, बीजेपी ये चाहती है। प्रोफेसर अविनिजेश अवस्थी। प्रतीक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब टीएमसी के मुंह से नैतिकता की, कानून व्यवस्था की, इस तरीके की बातें सुनते तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे ये लोग बिना किसी हिचक के, संकोच के यहाँ पे ये बात कहते हैं। आज बजट सेशन में राज्यपाल को नहीं बुलाना, सीबीआई घुस नहीं सकती, खुलेआम कट मनी वापस करने की बात करना, जय श्री राम कहने पे खाल खींच लेंगे, चड्डा नड्डा खड्डा फड्डा बोलना, थप्पड़ मार करके कान पकड़ करके पीएम को सिखाऊंगी मैं। कानून और नैतिकता की बात कहां है ये बताइए है कहां? टीएमसी कहीं पूरे बंगाल में कहीं कानून, नैतिकता, संविधान की कहीं भी कोई बात हो रही है क्या? अगर कहीं कोई बात हो रही है तो बताइए मुझे। पूरी तरीके से अराजक स्थिति है, पूरी तरीके से अराजक स्थिति है। बंगाल की जनता इतनी त्रस्त है इस समय। रिजु दत्ता, देखो मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था ना। अरे आपको पुलिस की बात भी बताता हूँ अभी आपको। राजू बिट्टा ने तो आपको बता ही दिया। आप चाहते थे कि आपके पास क्या, पुलिस को बंदूक दी, गोली चला दो अपने नागरिकों पर। पुलिस वाले, ये भारत सरकार है जो अपने पुलिस वाले घायल हो जाएंगे लेकिन गोली नहीं चलाएंगे अपने नागरिकों पर। ये होती है सरकार, ये नहीं होती सरकार, ये सरकार ये नहीं होती है कि सोते हुए लोगों पे रामदेव के डंडे चला दो, गोली चला दो। रिजु प्लीज लिसन, ये होती है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार की ये पहचान है कि पुलिस वाले घायल हो गए लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति को भी घायल नहीं किया। ये होती है लोकतांत्रिक सरकार। राजू दत्ता ने बताया ना कैसे गोरखाओं को मारा था, कैसे गोरखाओं को मारा था तुमने, याद है ना? बात ये ना आप लोगों का सिर्फ इतना पुलिस कमिश्नर से पूछताछ नहीं कर सकती। से रखे हुए हैं वो लोग आके यहाँ पर नेशनल। अरे भैया मैंने नहीं रखा, ये पश्चिम बंगाल की जनता है। पश्चिम बंगाल की जनता रोज ये नौटंकी देख रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ये रोज नौटंकी नाटक देखती है कि एक दो महिला जिसने वाम मोर्चे को भगाया था, आज वो उस वाम मोर्चे से अधिक हिंसक हो गई है। पश्चिम बंगाल की आपको रिजु दत्ता, आपको नहीं समझ में आ रहा ना? आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको तब भी समझ में नहीं आया था जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे, तब भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रतीक जी आपके रिजु प्लीज आपके शो में ऐसा नहीं होता था कभी? नहीं होता है। मैं रिजु भी जानते हैं, हम काफी समय से आ रहे हैं, रिजु जानते हैं वो अच्छी तरह से। नहीं रिजु जानते हैं, लेकिन रिजु ये समझते हैं कि मेरी आवाज आपके दर्शकों तक ना जाए, बस उनका उद्देश्य, उनको मालूम है उनकी आवाज भी नहीं जा रही, लेकिन मेरी आवाज ना जा पाए, ये टीएमसी का स्वार्थ है, ये टीएमसी की नीति है, ये टीएमसी की नियत है, ये टीएमसी की कुछ सवाल ये है, टुच्ची राजनीति है ये उनकी। ये सवाल ये है कि परिवर्तन रैली निकालना चाहते हैं। अब सवाल इस बात पे है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ममता डरी हुई है। अब सवाल यह है कि परिवर्तन की 5 जगह से यात्रा निकल रही, प्रधानमंत्री का दौरा होना है, उसके बाद गृह मंत्री जाना चाहते हैं, बीजेपी जाना चाहती है चुनाव को देखने, और तमाम सारे समीकरण चुनाव को देखकर ही है। पैनल में सबने व्यू किया, इसके बाद डिबेट ओपन करता हूं मैं सबके लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बीजेपी 5 जगह से यात्राएं, परिवर्तन यात्रा जो है निकालना चाहती है, जिसके बारे में टीएमसी का भी कहना है कि ये यात्रा जो है राजनीतिक यात्रा नहीं होके धार्मिक यात्रा की तरह इसको निकालने का मकसद है, और वो इस बात के लिए इल्जाम लगा रही है कि वो राजनीतिक रैली को धार्मिक रंग देना चाहती है। ये टीएमसी का कहना है बीजेपी के ऊपर। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं और मैं उन्हीं की तरफ मुखातिब हूँ। और राजू बिस्ता साहब कहते हैं कि आप उसको राजनीतिक कलर ट्विस्ट देना चाहते हैं। राजू बिस्ता, आपके जवाब से पहले बीच में हमारे सीपीएम के एक साथी थे जो इस क्लास के अंदर में गुड बॉय बनने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनको जवाब जरूर देना चाहूंगा।
देखिए, आज जो पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, उसके लिए जितने जिम्मेदार टीएमसी है उतनी ही सीपीएम भी है। 34 साल तक पश्चिम बंगाल में सीपीएम ने राज किया और पिछले 10 साल से टीएमसी कर रही है। आजादी के समय में इकोनॉमी के लिहाज से पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे था, आज 15वें नंबर पे है। 34 साल तक जब सीपीएम रहे, पश्चिम बंगाल का कर्जा 1,90,000 करोड़ था और पिछले 10 साल में टीएमसी ने उसको बढ़ा करके 4,50,000 करोड़ से ज्यादा किया। सो कृपया करके आप गुड बाय बनने की कोशिश न करें। जितने जिम्मेदार वो हैं, उसके भी जो है बड़े भाई आप रहे, आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, आपने नॉर्थ ईस्ट की मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे सीपीएम हो चाहे कांग्रेस हो, वहां तृणमूल के पांव पकड़ के आप सरकार बनाई हुई है। ये बात का खुलासा करिए हिंदुस्तान के आवाम के सामने। मोदी और ममता की मिली भगत चल रही है मणिपुर में। जिस राज्य में आप पैदा हुए हैं, जिस राज्य से आप जुड़े हुए हैं, और हलीम साहब जवाब दे रहे हैं वो, हलीम साहब जवाब दे रहे हैं वो, हलीम साहब जवाब दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं, आप धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आप चिंता मत करिए। मुझे पता है आपका अस्तित्व पश्चिम बंगाल से खत्म हो चुका है। जिंदाबाद कहा पर पश्चिम बंगाल के जमीन पर मिलेगा। आप 9 साल में 6 साल मंत्री आपने बना के रखी ममता बनर्जी को। आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल हलीम साहब जवाब सुनिए ना, सुन लीजिए, आप जवाब सुनिए। शर्म आनी चाहिए। सुन लीजिए, देखिए आपने ममता बनर्जी को अंकुरित किया, उन्हें सींचा, उन्हें जगह दिया, उन्हें मान सम्मान दिया, उनको पला और बढ़ाया, और उसके एवज में ममता बनर्जी को जोड़ने का काम हलीम साहब मैं दोनों को रोकता हूं। राजू बिस्ता साहब, हलीम साहब, दोनों को रोकता हूं। दोनों की ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो डाउन। राजू बिस्ता साहब, हलीम साहब, आप दोनों की आवाजें। हलीम साहब, नाउ प्लीज लिसन। हलीम साहब प्लीज लिसन। हलीम साहब, दिस इज नॉट द वे। ये तरीका नहीं है हलीम साहब, हुजूर आली। हलीम साहब, ऑडियो डाउन रहेगी। राजू बिस्ता साहब बोलेंगे, जवाब देंगे। हलीम साहब, आप जवाब सुनिए पहले, फिर उसके बाद आगे। कोई नहीं सुन पाता है और बहुत ऑडियंस को बहुत दिक्कत होती है। ये है कि चाहे टीएमसी हो चाहे सीपीएम हो, इनके नेता इनके काबू में नहीं है। मणिपुर के अंदर में भी टीएमसी का एक नेता टीएमसी छोड़ करके बीजेपी को उसने समर्थन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 6 साल में जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की वो बात करते हैं, उसके कारण पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट आज मुख्य धारा से जुड़ गया है। इन्होंने चिकन नेक से आगे भूल गए थे ये लोग, इनको ये मानना चाहिए। राइट नाउ हलीम साहब, आपको कुछ बोलना तो आप बोल सकते हैं। हलीम साहब, मैं आपको टाइम देता हूं। हलीम साहब, नाउ यू गेट टाइम। राइट, पहली बात, राजू बिस्ता, मैं बात करूं। राजू बिस्ता साहब ने झूठ बात कही। जो एमएलए मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है, उन्होंने टीएमसी नहीं छोड़ा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं ज्वाइन किया। मणिपुर पर नहीं है डिस्कशन। तृणमूल के लेटर हेड में उनके तृणमूल पार्टी की हैसियत से उन्होंने समर्थन दिया। अगर आप पश्चिम बंगाल पे, हलीम साहब, अगर आप पश्चिम बंगाल पे बोल सकते हैं, 34 साल आपने राज्य किया है। हलीम साहब, 34 साल आपने पश्चिम बंगाल पे राज्य किया है, तो अगर आप पश्चिम बंगाल पे बोल सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं मणिपुर में जिस दिन बात करेंगे, हम जरूर आपसे बात लेंगे, क्यों ऐसा है, मैं जरूर बात करूंगा। जी, टीएमसी के प्रवक्ता, हम टीएमसी के प्रवक्ता बीजेपी के बात कर रहे हैं, बात समझ लीजिए। यानी आपको भागने का भागिए, हम टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी का संपर्क को चर्चा कर रहे हैं। और ये बात स्पष्ट है, अगर एमपी साहब झूठ बोलेंगे बंगाल के चुने हुए एमपी, तो मैं उनका खंडन करूंगा। जरूर हलीम साहब, आपकी बात मैंने सुनी, पक्ष नहीं लेने वाला हूं। बंगाल पूरी बात सुनी मैंने, बंगाल में आइए। टीएमसी, हलीम साहब, मैंने बात सुनी आपकी। हलीम साहब, मैंने बात सुनी आपकी। भारतीय जनता पार्टी, अब मैं बोलूं थोड़ा, जी, ऑडियो डाउन हलीम साहब। मैं राजू बिस्ता जी को ये बोलना चाहता हूं कि राजू बिस्ता जी, आपके नेता तो कई बार बंगाल आए और आ रहे हैं घूमने के लिए, उन्होंने तो कई रैलियां की है, कभी तो परमिशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो चलिए ठीक है, ये जो आप लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे, खेलते रहिए। और रहा बात, आप लोग सारे नेता आप भी चिल्लाते हैं सोने का बंगाल बनाना है, सोने का बंगाल बनाना है। अरे भैया, आप लोग तो 6 साल से सरकार में हैं, सोने का हिंदुस्तान बना देते तो बंगाल तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, बंगाल भी सोने का बन जाता।
रिजू ठीक दत्ता, है, रिजू आप इल्जाम लगाते हैं, आप रैली पे इल्जाम लगाते हैं कि आप इसको राजनीतिक नहीं धार्मिक ट्विस्ट देंगे। हाँ, मैं जानना चाहता हूं क्या आधार है इसका? आधार ये है विक्टोरिया मेमोरियल वाला कांड। इसका आधार ये है कि आज असेंबली में जो हुआ, क्योंकि जय श्री राम, भगवान श्री राम का जो नाम है, हम लोग आज भी जब किसी से मिलते हैं हम लोग कहते हैं जय श्री राम, बट वो प्यार से कहते हैं, किसी का गला पकड़ के नहीं कहते। और इन लोगों ने जय श्री राम ध्वनि को ऐसा पॉलिटिसाइज कर दिया है जो आज के डेट में लोगों को डराने धमकाने के लिए और एक औरत की मर्यादा के दंशन के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए तो हम लोगों को पाबंदी है इन पे कि अगर आप लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं आप पहुंचिए। प्रोफेसर अविनिश अवस्थी, प्रोफेसर अविनिश अवस्थी, देन आई एम कमिंग टू बीजेपी। प्रोफेसर अविनिश अवस्थी, मैं आ रहा हूं, नाज़िया आ रहा हूं। प्रोफेसर अविनिश अवस्थी, जय श्री राम के नारे से रिजू आपने अपनी बात कह ली ना। आप एक बात बताइए, पूरे बंगाल में कृतिवास रामायण का पाठ होता है, डॉक्टर दिनेश चंद की रामायण कथा है वहां पर। वहां के राम, बंगाल के राम जो है काली की पूजा करते हैं, रावण को मारने से पहले अपनी एक आंख का दान करते हैं। आप जय श्री राम को बंगाल से अलग नहीं कर सकते। बंगाल की जनता की भगवान श्री राम में अगाध श्रद्धा है और आस्था है। जय श्री राम कहना कोई पाप नहीं है, कोई कानून उसको रोक नहीं सकता। रोकना, आप कहते हैं कि हम चमड़ी उधेड़ लेंगे जो जय श्री राम का नारा लगाएगा। जय श्री राम, ये होती है एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, ये होती है एक प्रदेश की मुख्यमंत्री कहे कि जय श्री राम का नारा लगने से मेरा अपमान हो गया। बंगाल की जनता कभी स्वीकार करेगी? बंगाल की जनता ये स्वीकार करने वाली नहीं है। बंगाल की जनता ये स्वीकार नहीं कर रही, आपको भी मालूम है। आप बीच में बोल लो, जितना मर्जी बोल लो, आपको जनता ने चुप करना है। आपको जनता ऐसा चुप करेगी कि भविष्य में कभी बंगाल में अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल की जनता आपके मुंह पर वो टेप लगाने वाली है कि कभी दोबारा बोल नहीं पाओगे। बीजेपी को 2 महीने बिल्कुल। अभी आप क्या कह रहे थे कि बंगाल में 2 सीट भी जीत जाए तो 18 जीती बीजेपी। अभी कह रहे थे ना कि अगर 2 सीट भी जीत जाए तो कई लोग आपके कह रहे थे राजनीति छोड़ दूंगा। और सबसे बड़ी बात प्रतीक ये कि आप बीजेपी की छोड़ दीजिए। अरे टीएमसी के नेता टीएमसी को छोड़ रहे हैं। टीएमसी के नेता नाज़िया मैं आया आपके पास। नाज़िया मैं ब्रिजू जी का जवाब देना चाहती हूं कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में किसी ने भी किसी का गला पकड़ के, जो रिजू जी ने कहा है, जय श्री राम बोलने को नहीं बोला गया। जिसको जो राम का भक्त है वो अपने भगवान को सम्मान दे ही सकता है। सेकंड थिंग इज, चुप रहने बोलिए इसको, इनको चुप रहने के लिए बोलिए। मैं चुप से सुन रही थी जब ये बोल रहे थे, चुपचाप से खामोशी से सुन रही थी। नहीं, आपको ना मुझे डेफेमेशन नोटिस भेजना पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं रिजू जी। सेकेंड थिंग इज 1930 में डंडी मार्च के वक्त में राम के ऊपर श्लोक लिखा था गांधी जी ने भी। तो क्या आप गांधी जी को भी कहेंगे कि वो राम के भक्त हैं और वो बहुत गलत कर रहे हैं? अगर राम से इतना चिढ़ है दीदी को, और दीदी चमड़ा उखाड़ लेती है, दीदी जेल भेज देती है, राम का नाम लेने से दीदी को अग्रेशन आ जाता है, दीदी परेशान हो जाती है, तो दीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेशनल टेलीविजन पर ये अनाउंस कर दे कि दीदी मुसलमान हो गई है। अगर दीदी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रही है, दीदी कह रही है अल्लाह एक है और सबसे बड़ा है, तो दीदी को फिर अब हिंदू नहीं बोलना पड़ेगा, उनको खुद को मुसलमान बोलना पड़ेगा। अगर वो अपने ही भगवान के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, राम का नाम लेने से चढ़ रही है, तो मुसलमान के अल्लाह को वैल्यू क्या देंगी? वो मुसलमान के अल्लाह को वैल्यू क्या देंगी? इसीलिए यही रीजन है और यही पार्शियलिटी है। I will give you a chance. कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। सेकंड थिंग इज प्रतीक जी कि मैं हलीम जी को एक बात बता दूं कि उनके फादर और वो खुद मिला करके 36 साल बंगाल में रहे। हाशिम अब्दुल हलीम जी को मैं पर्सनली जानती थी, लेकिन इन दोनों बाप और बेटों ने कभी मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। आज लेफ्ट फ्रंट का एक आदमी टीएमसी का चमचा बन के बैठा हुआ है। आज कलीमुद्दीन शम्स को देखिए, मोइनुद्दीन शम्स को देखिए, नरेश अग्रवाल को देखिए, हर एक लेफ्ट फ्रंट का आदमी सब टीएमसी में जाकर के बैठा है और सबको दीदी ने एमएलए और काउंसलर बनाया है। ये लोग सिर्फ एक ड्रामा खेल रहे हैं क्योंकि ये डर चुके हैं बीजेपी से। बीजेपी की सरकार आएगी, पूरे बहुमत के साथ आएगी
लगता है कि आप जोर से बोलेंगे तो आपकी आवाज सुनाई देगी? बिल्कुल नहीं। हलीम साहब मैं आपके पास आऊंगा, हलीम साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले रिजू देन फिर हलीम साहब। मैं आता हूं फिर बीजेपी के प्रवक्ता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जी। आपको सर आता हूं दादा, आता आशी दादा आशी। मैं नाजिया जी को सिर्फ एक जवाब देना चाहता हूं कि शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। और आप लोग हमें सूली पे चढ़ा दें या हमारे गले में तेजाब डाल दें, तब भी हम कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि ये देश का संविधान और यही हमारी सभ्यता है, यही हमारी देश की संविधान है मैडम। थोड़ा संविधान पढ़ लीजिए, ये एक सेकुलर देश है, सेकुलर शब्द गाली थोड़ी ना है, सेकुलर से आपको इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? सूली पे चढ़ेंगे हम लोग, देश के संविधान सूली पे चढ़ाने वाले हम लोग कोई नहीं है, हम लोग सेकुलर सूली पे चढ़ाने वाले आप लोगों का करतूत, ये देश का संविधान कहता है कि ये सेकुलर कर्मा आप लोगों को नहीं, इसीलिए हम हिंदू मुस्लिम वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं शुरू करूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से शुरू करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहते हैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बीजेपी प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल के कहते हैं कि अगर इजाजत दी तो चंगा, नहीं तो पंगा। अब सवाल यह है कि एक तरफ आप दिल्ली में तो यार्डस्टिक बनाते हैं कि आप जो किसान थे उन्होंने रैली को रास्ते का उल्लंघन किया और तमाम सारी बातें, जिसकी वजह से जो कुछ हंगामा हुआ देखने को मिला। लेकिन अगर प्रशासन आपको इजाजत नहीं देता है तो फिर आपको उसको मानना चाहिए, उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ये डबल यार्डस्टिक कैसे चलेगी? राजू बिस्ता साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद। देखिए, पहले तो मैं हमारे सीपीएम और कांग्रेस के साथियों को एक बात पूछना चाहता हूं। जब पश्चिम बंगाल की बात आती है ये दोनों कहते हैं हम साथ साथ हैं, और जब केरल की बात आते हैं तो ये कहते हैं हम आपके हैं कौन। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक ही पार्टी के दो विचारधारा बंगाल में अलग, केरल में अलग कैसे हो सकते हैं। जहां तक परिवर्तन यात्रा की बात आपने कही, मैं आपको फिर बता रहा हूं, यात्रा होगी। टीएमसी डरी इसलिए है क्योंकि जो 10 साल का कुशासन है, ये जनता तक हम ये मैसेज लेकर के जा रहे हैं, इससे इनके अंदर में खलबली मची हुई है। आज देखिए पश्चिम बंगाल अगर इजाजत नहीं मिली तो कैसे होगी? राजूदा, अगर इजाजत नहीं मिली तो कैसे करेंगे? देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं लिख के दे सकता हूं इजाजत देंगे, क्योंकि इन्होंने जितनी बार इजाजत ना दे करके विरोध किया है, जनता का आक्रोश इनके ऊपर और बड़ा है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये जरूर देंगे और पक्का देंगे। और मैं आ रहा जहां तक इस परिवर्तन यात्रा की बात है, मैं बिल्कुल मैं आपकी बात है कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं। मैं आता हूं आपके पास। टीएमसी में ना, बहुत देर से वो वेट कर रहे हैं जी। कांग्रेस के प्रवक्ता, सवाल ये है कि ये देंगे इजाजत, हम रैली निकालेंगे। आपने भी कहा था डिफिकल्टीज बहुत है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां पे आप रैली निकाल ही नहीं सकते, आपको हाईकोर्ट पहले जाना पड़ता है, फिर तमाम सारी इजाजत है, उसके बाद आप रैली कर सकते हैं जी। हाँ देखिए, बात है कि देखिए, इधर जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो बैठे हैं उन्होंने पहले एक बात कही कि रामचंद्र जी ने माँ काली की पूजा की थी। एक्चुअली माँ काली की नहीं, माँ दुर्गा की पूजा की थी। और राजू बिस्ता जी ने रामायण का जिक्र कर रहे थे, वो पश्चिम बंगाल की रामायण का जिक्र कर रहे थे। हाँ, लेकिन बात है कि राजू बिस्ता जी ने बात बोले कि हम बंगाल में एक साथ आए और केरल में लड़ रहा है, ये तो सही बात है। तो देखिए, रणजी ट्रॉफी में हर स्टेट से कोई खिलाड़ी खेलता है, लेकिन जब इंडिया की ओर से जब खेलते हैं ईस्ट जोन वेस्ट जोन जब जाके मिलते हैं तो तब वो एक साथ हो जाते हैं। मतलब एक जगह पर परिस्थिति एक होता है। एक परिस्थिति आप दुनिया में इस पॉलिटिक्स में उन्होंने कैसे कह दिया कि हर जगह पर पॉलिटिक्स का परिस्थिति एक नहीं हो सकता, सबका कंपल्सन एक होता है, इंपल्सन एक होता है। ये सोच करके ये सोचना पड़ता है। और दूसरा जो बात है, देखिए प्रॉब्लम हो गया वेस्ट बंगाल में कि टीएमसी वालों को आप लग रहा है कि जो बीजेपी भाग रहा है वो सब चोर है, लेकिन जब वो तृणमूल में रहते हुए जब ये सब काम किया तब ये लोग कुछ नहीं कहा। और बीजेपी भी तब उस टाइम बोलते थे कि ये लोग चोर है, और ये लोग जब बीजेपी में जा रहे हैं तो ये लोग अभी चोर नहीं बन रहा है। तो मतलब ये जो हो रहा है कि रात में बीजेपी वाले आंदोलन कर रहा है टीएमसी का एक लीडर के खिलाफ, और सुबह उठकर देखता है कि वही टीएमसी लीडर जिसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे वो नेक्स्ट दिन वो उसका लीडर बन गया।
मतलब ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, टीएमसी का जो रॉ मटेरियल जो खराब है वो बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी उसको बोतल में भर करके उसमें लिख रहा है, लेवल में लिख रहा है कि नकल होने से चुनाव इस बार पश्चिम बंगाल में अद्भुत चुनाव होने वाले हैं इस बार। आपने कहा रॉ मटेरियल, मैं जानना चाहता हूँ रॉ मटेरियल कहाँ है। बीजेपी बोल रहा है कि नकल होने से सावधान, अपना बोतल में लिख करके उसी माल को बेच रहा है। लेकिन आप तो बहुत सुरक्षित खेल रहे हैं, आप तो बहुत ही सुरक्षित खेल रहे हैं दादा, इतना सुरक्षित कैसे खेलेंगे? मैं आया हूं, मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं, अभिजीत जी आता हूं, टीएमसी प्रवक्ता। देखिए, मैं कांग्रेस और सीपीएम के प्रवक्ताओं को कोई जवाब नहीं देना चाहता। पहले तो इनका थोड़ा पार्टी बन जाए यहाँ पर, फिर मैं उनसे बात करूंगा। ये सच है कि देखिए टीएमसी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूँ, टीएमसी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूँ, ये देखिए ये ईगो और इतना घमंड तो ठीक नहीं है। 34 साल राज किया, 34 साल रहा है वहां, और कांग्रेस उससे पहले। लेकिन आप इतना इगोइस्ट हो, इतना नहीं अहम ठीक है, ये अहम ठीक नहीं है, इतिहास में ये अहम ठीक नहीं है। दोनों का मिला के 12% का वोट परसेंटेज, तो मैं बीजेपी को सम्मान करता हूँ कि बीजेपी हमारे जनता है रिजू, ये जनता है, कब किसको पलटेगी? आपने परिवर्तन का नारा दिया था ना, तब वो गए थे। मैं आपको इतना बंगाल की जनता के बारे में बता रहा हूं, जनता भले ही बीजेपी का सीट बढ़ा दे, सीपीएम कांग्रेस का तो वोट नहीं देगी। तो मैं बीजेपी को प्रतिपक्ष मानता हूं और मैं बीजेपी को जवाब देना चाहता हूं। मैं बीजेपी को सिर्फ ये कहना चाहता हूं, राजू बिस्ता जी को और नाजिया जी को भी, कि देखिए एक पंक्ति मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि पसीनों की स्याही से जो अपने इरादे लिखते हैं ना, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। क्या बात है। तो ममता बनर्जी ने जो काम किया है वही उनका परिचय है। 10 साल से हमारा सरकार है, हमने तो कभी धर्म का वैसाखी का सहारा नहीं लिया है, और ममता बनर्जी लोगों के दिल में बसते हैं। इसका जवाब आप लोगों को सिर्फ 2 महीने इलेक्शन के बाद मिल जाएगा। और राजू बिस्ता कुछ कहना चाहते हैं? राजू बिस्ता से हलीम साहब, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। ये धरातल से कटे हुए, इन्होंने पहले मेरे को भी लेकर के कटाक्ष कही थी, मैं उसका भी जवाब देता हूं। देखिए, इनकी समस्या ये है कि इनको ममता दीदी को रोज मक्खन लगाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे कलकत्ता जाकर के दिलीप घोष जी को मक्खन नहीं लगाना पड़ता, मैं अपने क्षेत्र में रहता हूं, आपको यह ध्यान होना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल की जनता ये पूछती है, जब मेरा घर पीएम आवास योजना से बन रहा है, जब भैया आपको गलत फहमी है, मैं आता हूं उस पे, और पश्चिम बंगाल की जनता कहती है मेरा घर पीएम आवास योजना से बन रहा है, बोले तो, और मैं देता हूं, हर चीज का जवाब देता हूं। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? मेरा घर पीएम आवास बन रहा है, मेरे यहाँ घर के अंदर में चूल्हा उज्ज्वला योजना से प्रधानमंत्री की तरफ से मिल रहा है, मैं जिस रास्ते से घर पहुंचता हूं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बन रहा है, मनरेगा के कारण आज पश्चिम बंगाल में गरीब लोगों को नौकरी मिली है, उनको 2 पैसे मिले हैं। तो आप ये बताइए कि आज पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को चाइना देखेंगे पहले, पश्चिम बंगाल पहले, चाइना बाद में, लोगों को पिटवाने का काम किया, जिस पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार ने लोगों को पिटवाने का काम किया, आखिर पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को वोट क्यों दे? आप एक भी कारण बता दें। टीएमसी को, राजू जी आपको 10 सेकंड में जवाब देता हूं। आप लोगों ने कोरोना के बाद बजट किया जिसके ऊपर पूरा देश का नजर था, आपने तो दिवाली बम्पर सेल लगा दिया देश के ऊपर। मध्य वर्ग के लोग जो मेरे और प्रतीक जी जैसे हैं, क्या किया आप लोगों ने? रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइस, एलपीजी का प्राइस, झूठ नहीं 10 साल भगवान राम के नाम पे है। 6 साल आपका सरकार है, किसान तो रोड पे बैठे हैं और आप बात करते हैं परिवर्तन की। आप पहले खुद का परिवर्तन कीजिए, फिर बंगाल में ज्ञान बांटने आइएगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं। नाजिया इलाही, आप देखिए 10 साल ममता दीदी ने ग्लोबल समिट किया। आमफन के पैसा का हिसाब रिजू जी आपका फराद हकीम दे नहीं रहा है, माजराट ब्रिज कर गया उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, हालत खराब है पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की उसके बारे में बोल नहीं रहा है, मदरसे के बच्चों की हालत खराब है बोल नहीं रहा है। अरे रिजू जी शांति से 2 सेकंड सुनिए। कल जोड़ा साकू असेंबली के अंदर में एक 8 साल की बच्ची का रेप हुआ, गला काट करके मर्डर हुआ, उसको गोडाउन में फेंक दिया गया, आपको पता है? आपको पता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता है, हम लोग गए देखने के लिए। अरे आपकी दीदी के सरकार में ना माँ को इज्जत है ना माटी को इज्जत
रिजू एक बार साइलेंस, रिजू हम देंगे टाइम देंगे रिजू। माँ का कोई इज्जत नहीं, औरत का कोई इज्जत नहीं, ट्रिपल तलाक में भी औरत का कोई इज्जत नहीं। आपके सरकार में दीदी ने सिर्फ और सिर्फ औरतों को सिर्फ बेआबरू ही किया है। आप लोगों ने मुसलमानों के वोट को खाली बेच के खाया है। फरहाद हकीम अमीर से अमीर मिलियनर हो गया। इतना बिलियन पैसा कहाँ रखेगा फरहाद हकीम? दामाद जाता है घूमने के लिए स्विट्जरलैंड, बेटी जाती है स्विट्जरलैंड घूमने के लिए। कहाँ से भाई? हम तो गोवा भी नहीं जा पा रहे, हम तो गोवा में भी नहीं घूम पा रहे। कहाँ से आता है इतना पैसा आप लोगों के पास? ये इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन सारे के सारे कोर्ट में जितने काउंसलर्स बैठे हैं रिजू दत्ता फरारी खरीद रहे हैं, BMW खरीद रहे हैं, मर्सिडीज खरीद रहे हैं। कहाँ से खरीद रहे हैं भाई? हमें तो होंडा का पैसा नहीं मिल रहा। आपने बोला अम्फान और कोरोना, आपके बीजेपी का 2019 में 18 देना पड़ेगा, नाजिया जी, आपके 18 MP है, एक MP साहब को अभी चैलेंज पे बैठे हैं। कोरोना महामारी के टाइम पे और अम्फान में और बीजेपी का एक MP से अगर दीदी को प्रॉब्लम है तो दीदी को कहना पड़ेगा कि वो मुसलमान नहीं है। दो चीज आप भी सुन लीजिए। अरे चिल्लाना मत कीजिए, चिल्लाना मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर समझिए। बट वहाँ पर हमारी जो राज्य की मंत्री है, जो वहाँ धैर्य से शशि जी वहाँ पर पहुंची। राइट रिजू सुनो, नाजिया को सुन लेंगे। नाजिया बोलिए जल्दी 5-10 सेकंड तरीके से। मैं सिर्फ एक बात बता, अगर इनको पहले चुप करेंगे रिजू जी को। रिजू सुन ले, नाजिया बोल जब रही। भी कोई बड़ी रैली निकलती है, कानूनी तरीके से एक लेटर जाता है परमिशन के लिए, जिसके नीचे लिखा रहता है दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। उसके बाद रोकना, उसको मरोड़ना या उसके साथ कुछ करना ये नहीं होता है एज पर लॉ। सिर्फ रूट पता करना होता है कि आप किस किस रूट से जाएंगे। अगर उस रूट में कोई दुविधा होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो उस रूट को रोका जाता है। कोई हॉस्पिटल होता है या कुछ भी होता है तो उसको रोका जाता है। लेकिन दीदी और दीदी की पुलिस इस कदर डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के काम से, कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, आईपीसी को, सीआरपीसी को, कानून को, हाईकोर्ट को, सबको तोड़ मरोड़ करके रखे हुए हैं। ठीक है नाजिया, रिजू सबको तोड़ मरोड़ करके रखे हुए हैं। होगा ठीक है नाजिया, रिजू जल्दी जाइए, फिर हलीम साहब। होगा रथ यात्रा। मैं तीन टॉपिक उन्होंने बोला, मैं 3 टॉपिक का जवाब दे जाता हूं। पहला चीज, कोरोना महामारी और अम्फान में बीजेपी का। रिजू, नाजिया प्लीज बात कैसे करूं मैं? नाजिया प्लीज नाजिया जवाब दे दीजिए। थैंक यू प्रतीक जी। उन्होंने 3 मुद्दा उठाया, मैं तीनों का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूं। पहला चीज उन्होंने बोला अम्फान को लेके, बीजेपी के 18 सांसद हैं, जिनमें एक सांसद यहां पर भी मौजूद है। कोरोना महामारी या अम्फान के टाइम जो बंगाल के ऊपर इतना बड़ा एक हादसा हो गया, एक बीजेपी का एमपी जो रोड पे खड़ा हुआ था, आप मेरे को एक नेशनल चैनल में दिखा दीजिए। ये रहा मेरा पहला बात। दूसरा बात, जोड़ासांको में जो इतना दर्दनाक घटना हुआ था, जोड़ासांको का विधायक है हमारे शशि मांझा जी, जो हमारे मंत्री भी है, वो पहले उस साइट पे पहुंचे थे पुलिस को लेके, और उसकी कार्रवाई अभी सीआईडी कर रही है। तीसरा बात, उन्होंने कहा कि बंगाल में औरत सुरक्षित नहीं है। तो मैं उनको, नाजिया जी के लिए और देश के दर्शकों के लिए मेरा एक ही सवाल है कि अगर आज एक औरत बंगाल में सुरक्षित नहीं है, तो अगर एक औरत को चॉइस दिया जाए, वो कलकत्ता में रहेगी या यूपी, बिहार या दिल्ली में रहेगी, तो उनका जवाब क्या होगा? ये दर्शक दोनों को मैं चुप करा था। राजू बिस्ता साहब ने कुछ कहना चाहते थे। राजू बिस्ता साहब प्लीज रिस्पॉन्ड, 5 सेकंड आपको। राजू बिस्ता साहब कुछ कहना चाहते थे, आपने उनको सीधे सवाल पे घेरा था। राजू बिस्ता। केंद्र की सरकार ने जो भी पैसा पश्चिम बंगाल के लिए दिया, वो सारा पैसा टीएमसी के नेता और उनके कार्यकर्ता खा गए। और मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, जितना भी पैसा केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया, अब उसी पैसे से 2021 में चुनाव लड़ने वाले हैं। आज देखिए, पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि टीएमसी के नेता अपने आप को भारत से और भारत के संविधान से बड़ा समझते हैं, और उनको यह लगता है कि भारत का कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता, जैसे वो किसी स्वतंत्र एक देश के जो है नेता और कार्यकर्ता हो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हलीम साहब देखिए, बता देना चाहता हूं। 30 सेकंड। हलीम साहब नहीं, आप 30 सेकंड मेरा ले लीजिए भाई। भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता, उनमें बांट दीजिए 15 सेकंड थे।
पार्टी के वजह से आपको मेरी रिप्रेजेंटेशन तरफ है। से नहीं छूट। आप नहीं बोलना चाहते तो इट्स अप टू यू। मैंने बराबर से किया, अगर आप नहीं बोलना चाहते तो ये इट्स अप टू यू। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी बात, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।